जनतंत्र संवाद की परिचर्चा में आज हम आप सबका, सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। ये हमारा दूसरा एपिसोड है। इसके पहले किसान आंदोलन पर ही हम एक विमर्श कर चुके हैं। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, जिसमें उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने कृषि कानूनों को होल्ड किया है, यानी रोका है कुछ दिनों के लिए, जब तक कि बातचीत के द्वारा कोई रास्ता निकल नहीं आता है। उसने एक कमेटी का भी गठन किया और आमंत्रित किया है किसानों को, वे भी आके उससे बातचीत करें, उसमें शामिल हों। उस कमेटी में किसानों ने कमेटी में शामिल होने से इनकार किया है। और साथ ही इस घटना एक और हुई है कि जिन 4 सदस्यों को कमेटी में सरकार ने शामिल किया था, कोर्ट ने शामिल किया था, उसमें से एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है, यानी कमेटी से हट गए हैं। यानी समझा जा सकता है कि जन आंदोलन का कितना दबाव अब पड़ रहा है। तो आज के विमर्श के हमारे 3 साथी, अनिल प्रकाश जी, मंथन जी और मणिमाला जी, आज इस गंभीर मसले पर विचार करेंगे। तो आज के विमर्श के लिए हम सबसे पहले मणिमाला जी को आमंत्रित करते हैं। देखिए, इसमें जो कोर्ट के इंटरवेंशन का सवाल है वो तो बड़ा ही अजीब और भयानक है। और ऐसा नहीं कि कोर्ट ने ये पहली बार किया है। पिछले 6-7 सालों में कोर्ट ने इस तरह के इंटरवेंशन कई बार किए हैं और अपनी पक्षधरता एकदम साफ साफ दिखा दी है कि वो सरकार के साथ है। ऐसा नहीं कि इससे पहले, लेकिन इतना खुल करके कभी सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सत्ता के पक्ष में आकर के खड़ी होकर नहीं बोली थी। अब इस कानून की जो बात है कि ये कानून से सुप्रीम कोर्ट में 2 तरह के पिटीशन गए थे। एक ये कि किसानों को उठाइए, लोगों को तकलीफ हो रही है आने जाने में। दूसरा जो पिटीशन था वो इस कानून की संवैधानिकता जांचने की, क्या ये संवैधानिक है, जो कि बिल्कुल नहीं है। हर कोई जानता है कि कृषि ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में है, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है। जिस एंट्री नंबर 33 की बात हो रही है उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स है, एग्रीकल्चर नहीं है। और अगर आप पढ़ेंगे डिफरेंट एंट्रीज 246 आर्टिकल 246 क्लॉज 1 के, तो आप पाएंगे कि एग्रीकल्चर को स्पेशली एक्सक्लूड किया गया है सेंट्रल लिस्ट से। सिर्फ ये नहीं कि नहीं है, कहा गया है कि एग्रीकल्चर सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, और कॉन्करेंट लिस्ट में भी स्पेशली कहा गया है कि ट्रेड में ये तो है, एग्रीकल्चर नहीं है। तो वो जांचना था सुप्रीम कोर्ट को, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कोई बात ही नहीं की। पंचायती बिठा दी, पंचायती के लिए कोई गया नहीं था। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर कानूनी काम किया है। अब बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल गैर कानूनी काम किया है तो पब्लिक उसे कैसे माने। एक दूसरी बात जो कि पिछले आपके डिस्कशन में यह सवाल उठाया था विनोद सूत्रधार ने, कि पार्लियामेंट ने कानून बना दिया और अब लोग कहें कि हम नहीं मानेंगे, बदलिए, तो ये तो कोई भी कभी भी किसी भी कानून के खिलाफ बैठ जाएगा तो कैसे चलेगा देश, कैसे चलेगी सरकार। अब इसमें 2 बातें हैं। हम प्रतिनिधि चुनते हैं ताकि समाज ठीक से चले और उसमें सरकार का जो इंटरवेंशन चाहिए टाइम टू टाइम वो सही तरीके से हो। हम प्रतिनिधि इसलिए नहीं चुनते हैं कि हमारा गला काटे, और जब गला काटे तो आप पूछिए कि आपने चुना था। यह सच है कि आज की तारीख में लोकतंत्र में हम अपना कातिल ही चुनते हैं कि कौन कातिल हमारा गला काटे, कटना है हमारा गला ही। बावजूद उसके गला कटने के पहले तक तो लड़ेंगे। और इसमें खतरे हैं कि कोई भी कहीं भी राम मंदिर को लेकर के लोग बैठ गए तो इस तरह के
तरह की चीजें होती रहती हैं, लेकिन उसमें आपको फिर मुद्दे की अहमियत कितनी है, मुद्दे में गहराई गंभीरता कितनी है, वो मुद्दा कहाँ किन लोगों का के गले का फांस बन रहा है, ये देखना होगा। ये पहली बात कि ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि चुन दिया तो क्या आप आंख लगा दोगे, चुन के भेज दिया तो क्या आप दंगा करा दोगे? नहीं, इसकी इजाजत नहीं देगी कि सुप्रीम कोर्ट ने बिन मांगे जिस तरह का फैसला दिया है, उस फैसले को हम नहीं मानते, नहीं मानेंगे, ये किसान कह रहे हैं और यही कहना चाहिए, क्योंकि कोर्ट सुप्रीम है। सुप्रीम वो तब तक है जब तक कि वो बिना पक्षपात के न्याय देती है। उसकी सुप्रीमेसी उस दिन खत्म हो जाती है जब वो एक पक्ष का पक्षधर बन जाती है। आजादी के बाद ऐसा कोई आंदोलन मेरी जानकारी में नहीं हुआ जिसमें कि आखिरी छोर पर बैठा हुआ किसान भी इन सारी लीगलिटीज को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है और चर्चा कर रहा है, और बहुत परेशानियों के बावजूद वो थक तो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन हारने की स्थिति में वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये उसकी वजूद की लड़ाई है। तो ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर गांधी के सविनय अवज्ञा की राह पे, जिसे बाद में डॉक्टर लोहिया ने सिविल नाफरमानी कहा, उस रास्ते पे चलना है। सबको याद होगा चंपारण सत्याग्रह का वो एपिसोड कि जब गांधी जी को कहा गया कि आप जिला छोड़ दीजिए, तो उन्होंने कहा वो तो मैं नहीं करूंगा, जो काम करने आया हूं करूंगा, आपको जो करना है कर लीजिए। जब कोर्ट ने उनको 100 रुपये जुर्माना भरने को कहा, तब उन्होंने कहा मैं तो नहीं भरूंगा, आपको जो करना है कर लीजिए। और दूसरे दिन कोर्ट ने वो केस वापस ले लिया था। पर आज गोरे अंग्रेजों का राज नहीं है, आज काले अंग्रेजों का राज है। आज हम ये उम्मीद नहीं कर सकते किसी, लेकिन ये अच्छी बात है कि उस जो कमेटी उन्होंने बनाई, उस कमेटी के ही एक व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया। तो अब इस कमेटी की क्या औचित्य रह जाता है, ये आगे दिखेगा। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच जिस तरह का याराना चल रहा है, वो लोकतंत्र के लिए किस हद तक, लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है। और क्या मनी जी तो बोली और उस तरफ इशारा की कि सविनय अवज्ञा, लेकिन मेरा मूल सवाल फिर उसी जगह है कि सविनय अवज्ञा या अंत में हमको इस सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार की सत्ता के खिलाफ संघर्ष तक जाना होगा। तो उसके लिए हम अनिल प्रकाश जी को आमंत्रित करते हैं, वो अपनी बात रखें। बहुत अच्छी शुरुआत हो गई, मणिमाला जी ने कर दी। एक कहावत याद आ रही है, बहुत पुरानी है, सब प्रचलित है, हम बचपन में भी सुनते थे, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। तो क्या करना फरियाद। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी ताकत ये होती है इस तरह की संस्थाओं की, संवैधानिक संस्थाओं की, कि उसका एक नैतिक बल होता है, और दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान रखे। जो प्रमुख मामला था जिसको मणिमाला जी ने कहा कि भाई ये जो कानून है 3 कृषि वाले, जिसको हम लोग काले कानून कह रहे हैं, उसको बनाना कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सही हुआ कि नहीं, इस पर तो कोई विचार ही नहीं किया। मूल बात ये थी, तो उससे अविश्वसनीयता बढ़ी है। होता यह है कि जनता वोट दे करके अपने लोगों को चुनती है, ये अपना समझ के वायदे के आधार पर चुनती है, लेकिन वो उसके लुटेरों के पक्षधर हो जाते हैं, हाथ में बिक जाते हैं, जिसे हम नौकर रहते। जयप्रकाश नारायण कहते थे कि जो विधायक हैं या सांसद हैं, कानून बनाने वाले या सरकार चलाने, वो जनता के चुने हुए नौकर हैं, सेवक हैं। तो लेकिन हमने बहाल कर लिया उनको, वोट दे के बना दिया। वो बड़े बड़े देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स के हाथ के नौकर बन गए। ये हाल बन गया है हमारी सरकारों का, पुराना रिवाज है, आज नया नहीं हुआ है। ये जो कुछ हो रहा है कानून, इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से डाली जा चुकी थी, इन लोगों से पहले से डाली जा चुकी थी। फर्क इतना ही है कि ये कुछ ज्यादा ही बर्बर तरीके से इसको
लागू करना चाहते हैं। और जनता की इतनी प्रबल आवाज, पहले जो वाली जो सरकारें थी वो जनता का जिस तरह का प्रतिरोध होता था तो पीछे हटते। लेकिन आप समझ लीजिए कि गैट समझौता और ये WTO और उसमें शामिल हो जाना अपने आप में, जिसका हम लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया था, आम लोगों को उस वक्त समझ में नहीं आया था। ये बातें तो हम लोग बता रहे थे, उसके प्रोविजंस के तहत हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं, पॉलिटिकल मामला तो है ही, आज अच्छी बात है कि कांग्रेस जिसने गैट समझौते और WTO में भारत को शामिल करने का फैसला किया था, तमाम विरोध के बावजूद उसको आज इसका विरोध कर रही इन कानूनों का, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन उसको इस गलती को स्वीकार करना चाहिए मनमोहन सिंह को और सोनिया गांधी और राहुल गांधी और तमाम लोगों को, उन पार्टियों को जिन्होंने गैट समझौते को उस समय फांसी का फंदा लटकाया गया था उसी समय पेड़ में। अब मोदी सरकार जो है किसानों को 70% आबादी देश की है, 2/3 आबादी 67 जिनकी जीविका का आधार कृषि क्षेत्र है, अब उसको फांसी का फंदा उसके अंदर डाल दिया। इसने फंदा उन्होंने लटकाया था, लेकिन एक किसानों को और किसानों को, किसान का जब आप कहते हैं कृषि क्षेत्र, मछली पकड़ने वाले भी हैं, कृषि वही है कृषि क्षेत्र, आदिवासी भी कृषि क्षेत्र का हिस्सा ही है, तेल पेरने वाला कोल्हू वाला तेली भी कृषि क्षेत्र का है। और वो आप समझ लीजिए कि ये शुरुआत है, ये 3 कृषि कानून। उसके बाद हिंदुस्तान में अमेरिका की तरह, यूरोप की तरह ये लोग, वहां 2% 3% लोग कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं, आबादी भी कम है और क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। अब बताइए, कॉर्पोरेट्स के हाथ में पूरी खेती चली जाएगी, जिसका रास्ता खोल दिया इन्होंने, तो क्या होने वाला है? यहाँ 10 करोड़ लोग भूख से मरने वाले हैं, बेरोजगार तो हैं ही, सस्टेनेंस लेवल पर किसी तरह जी रहे हैं। आप देख लीजिए तरक्की का क्या है, जितना भी हम लोग ढिढोरा पीटे, GDP का जितना भी ढोल पीटे, लेकिन कुपोषण का स्तर ले दीजिए ना, बच्चों का, माताओं का, इतना भी PDS प्रोग्राम चलाएं, चूस ले रहे हैं एक तरफ से, पहले से ही चल रहा था। उसी में जो बचा खुचा जो था, जो किसी तरह जिंदा रहने का, उसको भी खत्म कर देना चाहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। हम लोग बहुत चिंतित थे इस मूवमेंट से पहले कि पता नहीं इस देश का क्या होगा। जब ये 3 कृषि कानून बने थे तो उसका अध्ययन करके तुरंत हमने एक वीडियो डाला था और जारी किया था, वो आज भी सही है। तो उसी समय हमारा समझ में आ गया था, लेकिन हम उस वक्त चिंतित थे नवंबर में कि पता नहीं इसका प्रतिरोध हो पाएगा कि नहीं। इतने बड़े स्केल पर छिटपुट प्रतिरोध से नहीं। ये बहुत खुशी की बात है कि दिल्ली के आसपास चारों तरफ का घेरा बना दिया है और केरल से लेकर के हर जगह तक, हम बिहार में भी देख रहे हैं, जितना प्रोटेस्ट कम नहीं है। बिहार में की अलग कहानी है, यहाँ तो 2006 से ही मंडी की व्यवस्था खत्म कर दी गई। यहाँ के किसान अब 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, 1,100 रुपए, 1,200 रुपए धान बेचता है, यहाँ खरीद करके ले जाते हैं लोग और वहां पंजाब और हरियाणा में बेचते हैं किसी तरीके से महंगे दाम पर। तो इतना लूट रहा है, यहाँ तो और लूट रहा है। धीरे धीरे यहाँ भी समझ में आ रही है। इसलिए ये हम समझते हैं कि आशा की किरण है। और ठीक ही कहा था अभी थोड़ी देर पहले मणिमाला, साथी मणिमाला ने, कि ये हिंदुस्तान की एक हमारे इमरजेंसी देखे हैं हम लोग, जेल गए हैं सब लोग हम लोग, लेकिन अघोषित इमरजेंसी जैसी परिस्थिति। देखिए तमाम कॉर्पोरेट्स का हाल देखिए, अगर ये ना होता अभी सोशल मीडिया तो कोई खबर ही नहीं आ रही है। दूसरा ढोल पीट रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला सुबह से रात तक 24 घंटे चलाते थे और ये लाखों लाख किसान लोग जो हैं चारों तरफ से घेरा बनाए हुए हैं, पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है और ये लोग जो हैं एक दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो जो कहा जाता था ना कि जनतंत्र का एक पिलर है, ये पिलर भी कंट्रोल कर लिया गया है। एक अभूतपूर्व परिस्थिति है, लेकिन हमको पूरा विश्वास है आमने सामने हो गई है जनता। एक तरफ कॉर्पोरेट से उनके दलाल हैं, वाली सत्ता है, और दूसरे तरफ आम जनता है। ये
कभी दुनिया में इतिहास को देख लीजिए, कभी जनता को दबाया नहीं जा सकता। बात को आगे बढ़ाने के लिए हम मंथन को आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन और इस जहाँ बातचीत जहाँ पहुंची है वहाँ ये सवाल उठता है कि जन आंदोलन, जो किसान आंदोलन, जिसको हम एक शांतिमय संघर्ष का एक नया प्रयोग, ऐतिहासिक प्रयोग के रूप में देख रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम चल रहा है कि क्या जैसे हर चीज ध्रुवीकरण का एक सामान बना दिया जाता है, वैसे किसान आंदोलन भी राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक सामान तो नहीं बन जाएगा। या ये उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि साथ में ये जो आंदोलन चल रहा है, मान लीजिए अभी यहाँ आंदोलन चल रहा है, उसके बाद बंगाल में चुनाव होने वाला है। बंगाल चुनाव में यदि भाजपा जीत जाती है वहां, तो तब तो वो ये लॉजिक देंगे कि जनता मेरे साथ है या किसानों का पूरा समूह आपके साथ नहीं है। तो इस संकट से, यानी डेमोक्रेसी के आड़ में जो तानाशाही आ रही है, उसका मुकाबला हम कैसे करेंगे? उस मुकाबले के लिए ये आंदोलन दिखाई दे रहा है मजबूत। हम चाहते हैं मंथन इस बात को मेरे पुराने सवालों के साथ जोड़ रखें बात। देखिए, जो अभी बात आई है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है उससे जुड़े हुए जो प्रश्न है और उसके कारण जो स्थिति पैदा हुई है, उसके बाद आंदोलन को कैसे आगे बढ़ सकता है, इस पर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। पहला तो ये कि जिन सारे डायमेंशनों की चर्चा फोकस करके होनी चाहिए इस पूरे आंदोलन में, वो एक तरह से नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसकी और ज्यादा जरूरत है। तो क्या है कि एक कानून, ये बात तो आ चुकी है कि एक कानून संविधान में जो दर्ज राज्य की सूची, समवर्ती सूची और केंद्र की सूची का जो विषय है, उसके हिसाब से ये केंद्र का राज्य के क्षेत्र में दखल है, राज्य की अधिकार का उल्लंघन। केवल इतना ही नहीं है, उसको और थोड़े डायमेंशन में देखें, उसको और आगे बढ़ा लें कि अगर पूछा जाए कि जहां जमीन के संरक्षण के कानून हैं, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के जो क्षेत्र हैं, जिसमें हमारे झारखंड 5वीं अनुसूची में पड़ता है, वहां एक संदर्भ है कि अधिकांश कानून बगैर टीएससी की मंजूरी के, खास करके भूमि और साहूकारी के कानून बिना टीएससी के मंजूरी के नहीं लागू होने चाहिए, यानी सीधे वो लागू नहीं हो जाएंगे उस क्षेत्र में। लेकिन इस और बहुत सारे कानून के बारे में लिखा जाता है, लेकिन कहाँ यह लिखा हुआ है इस कानून में? कहीं ये नहीं है कि 5वीं और 6ठी अनुसूची में विशेष प्रावधानों के साथ लागू होंगे या नहीं लागू होंगे। यानी ये केवल प्रांत की सूची का उल्लंघन नहीं है, संविधान में दर्ज 5वीं और 6ठी अनुसूची के जो अधिकार हैं, जो उनको विशेष संरक्षण मिला हुआ है, उसका उल्लंघन। अब ये कहा जाता है कि ये डंकल प्रस्ताव के कारण से आया है, गेट के समझौते के बाद आया है। अब गेट के संशोधन के ठीक के संदर्भ में कुल सोचे, जो संवैधानिकता की भाषा में सोचे अगर, तो गेट का जो समझौता हुआ उसको प्रधानमंत्री का भी उस पर सिग्नेचर नहीं है। WTO जो बना उसमें सेक्रेटरी का सिग्नेचर है और लोकसभा की स्वीकृति नहीं है। भारत के संविधान में वो अनिवार्यता नहीं है, लेकिन भावना तो है ना भाई कि विधायिका जो देश के बारे में फैसला करेगी वो लोकसभा राज्यसभा करेगी, एक सचिव नहीं करेगा, निर्वाचित अधिकारी उसका हस्ताक्षर नहीं होगा। तो गेट का समझौता, खास तौर पे उसके कृषि जैसे समझौते जो थे, जिनको स्टेट और 5वीं 6ठी अनुसूची जैसे क्षेत्रों की सहमति के आधार पर लोकसभा राज्यसभा में मान्यता के बाद जिसको आना चाहिए था, नहीं हुआ है, यानी कदम दर कदम ये चीजों का उल्लंघन हुआ है। ये तो कानून बनाने की प्रक्रिया का मामला है। अब कानून के जो नतीजे हैं उसके आधार पर देखें तो उसमें भी संवैधानिकता का उल्लंघन है। संविधान के नीति निर्देशक तत्व के हिसाब से योजनाओं की दिशा, नीतियों की दिशा, विकेंद्रीकरण, सबको लाभ पहुंचे, संपत्ति का, संसाधन का केंद्रीकरण नहीं हो, ये उसमें दर्ज है। नीति और योजना ऐसी बननी चाहिए, कानून ऐसा बनना चाहिए, ये नीति निर्देशक तत्व में दिशा बताई हुई है, उसके खिलाफ है, क्योंकि इससे
कुछ पूंजीपतियों के हाथ में बातें सिमटेंगी। और मूल इसका जो प्रश्न, ध्यान दें कि इसका जो नतीजा है, इस कानून का जो नतीजा है, दोनों स्तर पर तो संवैधानिक, न तो ये क्षेत्राधिकार के स्तर पर और न नतीजे के स्तर पर वो संवैधानिकता का पालन करता है, भारतीय संविधान का पालन करता है, उसका उल्लंघन करता है। साथ ही साथ इसका एक और जो संदर्भ है कि इसका नतीजा क्या है। नतीजा क्या है कि जिन बिचौलियों को समाप्त करने की बात हो रही है, जिन बिचौलियों को समाप्त करने की बात हो रही है, यानी छोटे छोटे व्यापारी समाप्त हो जाएंगे, एक कहना चाहते हैं सरकार, केंद्र सरकार एक कहती है, और इसका सीधा समाप्त हो जाएंगे, तब कौन वहां आएगा? बाजार तो समाप्त नहीं होगा, कौन वहां आएगा? बड़े पूंजीपति वहां आएंगे। यानी प्रांत का अधिकार, पंचायत का, प्रांत का अधिकार नहीं होगा, सारे अधिकार केंद्र के हों। राजनीतिक स्तर पर एक कानून और इसके पहले के कानून ये संकेत करते हैं, और आर्थिक स्तर पर संकेत करते हैं कि बीच के जो सीधे उद्यमी है, किसान जैसे उद्यमी हैं, और छोटे मोटे जो बिचौलिए या मध्यवर्ती व्यापारी हैं, वो खत्म हो जाएं, बड़े बड़े लोगों के हाथ में आए। यानी आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर हिंदू राज्य की कल्पना तो है ही, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अधिकार जो है, एक अधिकार आ जाए, इस दिशा में बढ़ रहा है। इसका आंदोलन, इसमें आगे की दिशा क्या बन सकती थी, इसमें अगर ध्यान दें तो पहले अभी से फिर से डंकल का प्रश्न कि उसका रद्द करो, क्योंकि वो संविधान की भावना के हिसाब से नहीं। ये प्रश्न कि ये राज्यों को, विधानसभाओं को ये प्रश्न उठाना चाहिए कि ये हमारे क्षेत्राधिकार में दखल है, इसका से समाप्त करो। तो विपक्षी दलों को, खास करके क्षेत्रीय दलों को प्रश्न उठाना चाहिए कि इसको समाप्त करो। और साथ ही 5वीं 6वीं अनुसूची से इस मुद्दे को लेकर प्रश्न आना चाहिए। एक संदर्भ और है जिससे लोकतंत्र को व्यापक संदर्भ देने की दिशा में, जिसमें किसानों का भी हो सकता है कि उसको व्यापक देने की दिशा में कर सकते हैं कि चलो तुम कानून बनाए, इसको हमने प्रस्ताव के रूप में, कानून के रूप में मान्य नहीं करते हैं, प्रस्ताव के रूप में मान्य करते हैं। तो अगर साहस है केंद्र सरकार में, तो इस पर किसानों का, चाहे पूरी जनता का, पूरी जनता से जुड़ा हुआ अगर ये कहते हैं तो ठीक है, किसानों से जुड़ा हुआ कहते हैं तो किसानों का इस पर जनमत संग्रह करवा लो तीनों कानूनों पर। जिस इलाके में, जिस राज्य का बहुमत इन किसानों के साथ, इस कानून के साथ है, वहां एक कानून की शक्ल में वहां उसको विधानसभा उसको करे, क्योंकि उसका क्षेत्र है। इस भाषा में जवाब देने की जरूरत है, लेकिन इस भाषा में, इस शैली में व्यापक अधिकारों के संदर्भ में बातें केंद्रित नहीं है ये आंदोलन की, और हम लोगों की एक सीमा है, ये समझने की जरूरत है। उस दिशा में व्यापक करना चाहिए, लेकिन तब भी केवल इसको सत्ता बदलने के आंदोलन के रूप में बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान दें कि जेपी के आंदोलन के बाद सत्ता तो बदल गई, लेकिन जो मुद्दे थे उस पर बहुत ज्यादा, उस पर आगे की दिशा में नहीं हुई। यानी मुद्दे का आंदोलन खत्म हो गया। किसान को एक राष्ट्रीय शक्ति किस तरीके से बनाए, किसान के मुद्दे को एक राष्ट्रीय मसला किस तरीके से बनाए, इस पर सोचने की जरूरत है। और अभी पंजाब, दिल्ली के इलाकों को छोड़ के बाकी जगह आंदोलन का समर्थन है, आंदोलन नहीं है। वो फैक्ट जो है वहां ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वहां किसान अपने मुद्दे पर आंदोलन नहीं कर रहे हैं, और कोई भी आंदोलन केवल इन 3 मुद्दों पर, किसान की समस्याएं, आया हुआ कानून केवल नहीं है, और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हर क्षेत्र का कुछ विशेषताएं भी होंगी, लेकिन किसानों के मुद्दों पर हर क्षेत्र में किसानों का आंदोलन विकसित हो सके, जो अभी की संभावना अनुकूल स्थिति है, और उसके आधार पर एक राष्ट्रीय शक्ति जो आज तक ढंग से नहीं बन सकी, व्यापारियों का संगठन होता है, किसानों का संगठन नहीं होता है, तो राष्ट्रीय शक्ति बन सके, किसानों की राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति बन सके, इस दिशा में बढ़ने की जरूरत है। और उस दिशा में सब तरह के तत्वों को, विपक्षी दलों को, विधानसभाओं को करना पड़ेगा। और इसका इलाज तो असल यही है कि अब बाकी दिशा, बाकी राज्यों में, बाकी इलाकों में, सब जगहों पर, झारखंड में भी एक किसान आंदोलन नए सिरे से शुरू हो, किसान एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में, देश एक राजनीतिक शक्ति के रूप में विकसित हो सके, वो एकजुट हो सके। इस दिशा में एक तंत्र, एक नेटवर्क बनाने की जरूरत होगी। सरकार जो कानून बनाई है उसकी वैधानिकता, या इस सरकार का मूल चरित्र कैसा है, या सुप्रीम कोर्ट की नैतिकता, ये सब कुछ साफ शीशे की तरह दिख रहा है। हमारे सामने चिंता का विषय यही है कि ये आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा। और दूसरा, क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन को व्यापक
उस रूप में इन्हीं मुद्दों को लेकर बढ़ाया जा सकता है। क्या ये आंदोलन विपन्नता, विषमता और व्यवस्था परिवर्तन करने का आंदोलन बन पाएगा? अभी कहना बहुत मुश्किल है। और अगर कोई आंदोलन वहां तक नहीं पहुंचता है तो वो आंदोलन आंदोलन नहीं है, या उसमें सकारात्मकता नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, ये मैं नहीं मानती। आगे क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। सत्ता से टकराव तय है, होना ही है, क्योंकि सत्ता ने ही ये कानून थोपा है और वो वापस नहीं ले रही है, तो सत्ता से टकराव तो निश्चित है। अब ये सत्ता से टकराव क्या फॉर्म लेगा कल को, ये आज की तारीख में कैलकुलेट करना एक तरह से नामुमकिन है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से एक चीज बार बार जो कहा जाए, एक चीज जो मंथन ने कहा कि प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर ले, ये बड़ा भयानक होगा। इसके रिजल्ट बहुत ही भयानक होंगे, क्योंकि ये अड़ियलपन क्यों? क्या संसद ने कानून पास किया है गलत सलत तरीके से, ये भी सबने देखा, बिना मत विभाजन के पास किया, जबकि लोग एजिटेट हो रहे थे मत विभाजन के लिए। उसके बावजूद ये बिल कानून वापस हो क्यों नहीं सकता? कोई कानूनी अड़चन नहीं है। संसद की बैठक बुलाइए, प्रपोजल रखिए, खारिज कर दीजिए। रात तो एक दिन में, मिनटों में सारे श्रम कानून खारिज कर दिए गए। ये क्यों नहीं हो सकता? तो बार बार जिस तरह से मीडिया खबर दे रही है कि दोनों पक्ष अड़ा हुआ है, दोनों पक्ष अड़ा हुआ है, तो कम से कम हम उस लाइन में ना जाएं कि दोनों पक्ष अड़े हुए हैं। एक अपनी जान बचाने के लिए अड़ा हुआ है, एक सर काटने के लिए अड़ा हुआ है। हमें चुनना होगा कि हम किसके साथ। एकदम सही बात। पहला। दूसरा कि प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर लेने का मतलब ये होगा कि कानून कहीं ना कहीं बना रहेगा। जैसे कोर्ट ने कहा 3 महीने के लिए होल्ड पे रख देते हैं, तो 3 महीने के बाद आप हटा लेंगे जब यहाँ से किसान चले जाएंगे। तो आज यहाँ किसान जमे हुए हैं, तो चर्चा चल रही है, लोग बात तो कम से कम कर रहे हैं। कल ये किसान उठ के यहाँ से चले जाएं, इस प्रस्ताव को मान करके ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें, जब आज 50वां दिन है, इस ठंडे में, पाले में, ओले में लोग जमे हुए हैं, तो अब कम से कम इतनी दूर तक तो जाए कि जनता जब अड़ती है, जनता जब लड़ती है, तब जनता जीतती भी, तब जनता जीतती भी है, कम से कम इतनी दूर तक। और फिर उस जीत के क्या क्या मायने जाएगा, कितनी दूर तक जाएगा, वो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कम से कम इतना छोटा सा लक्ष्य तो हमें तय कर लेना चाहिए। और मुझे खुशी है कि किसान इस लक्ष्य को तय किए हुए बैठे हैं। और जिस तरह से आपको पता होगा 1928 में इसी तरह के कानून अंग्रेज सरकार लेके आई थी, और 9 महीने तक इस तरह का आंदोलन चला था। और उस आंदोलन की अगुवाई भगत सिंह के पिता ने की थी, और तभी ये गीत बना था, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, जो कि भगत सिंह के लिए भी गाया जाता है, जो पहले उनके पिता के लिए गाया गया था। और 9 महीने बाद जाकर के अंग्रेज सरकार ने वो कानून वापस लिए थे। तो ये है कि जैसे आज किसान कह रहे हैं कि हम मई 2024 तक लड़ेंगे, मई 2024 तक लड़ेंगे, जब वो कहते हैं तो कहीं ना कहीं सत्ता तक बात पहुंचती तो है। लेकिन वो ये भी नहीं कहते कि आज की आज सरकार गिरा दो। वो कहते हैं हम इंतजार करेंगे, लेकिन यहीं बैठ के इंतजार करेंगे, हम दिल्ली घेर करके इंतजार करेंगे। तो इसमें जो संभावनाएं छिपी हुई है, जो सबसे बड़ी संभावना ये छिपी हुई है जनता के खड़े होने की, अड़ने की, लड़ने की। इन संभावनाओं को हम आगे के डर से कि सत्ता के खिलाफ चला जाएगा, व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन नहीं बनेगा, या विपन्नता विषमता के खिलाफ आंदोलन नहीं बन पाएगा, इन सारी चीजों को अभी करने के बजाय जनता की रीढ़ की हड्डी बनी रहे। मेरा तो सबसे पहला
आज की चिंता है कि जनतंत्र में जनता की रीढ़ की हड्डी बरकरार रहे, वो तन के खड़ी हो सके। आज यही सबसे बड़ा चैलेंज है, और जनता तन के खड़ी है तो हमें उनके साथ खड़ा होना है। अनिल प्रकाश जी इस बात को रखें कि हम जन आंदोलन को, किसानों के इस आंदोलन को कैसे मजबूती प्रदान कर सकते हैं। पहली बात तो ये कहना चाहते हैं कि किसी भी आंदोलन में पहले से ब्लूप्रिंट नहीं तैयार होता है, पूरा युद्ध में भी नहीं होता है। जो परिस्थिति आती है उसके हिसाब से फैसला करते हैं, और इस अच्छी बात है कि त्वरित फैसला कर लेते हैं किसान के नेता, अभी जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। मतलब हम लोग जो सोचते हैं, बोलते हैं और दूसरे क्षण सुनते हैं कि उन्होंने वैसा ही फैसला कर लिया। कितना विजडम है, कितनी समझ है और कितना मैच्योरिटी है, और ऐसा फैसला करते हैं कि जो लाखों लाख लोग वहां पे बैठे हुए हैं, दसियों लाख, और देश भर में उसके समर्थन में जो लोग हैं, तुरंत उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, उसके साथ हो जाते। तो ये एक बात है। पूरी बात अभी तय करना मुश्किल है। जो कहा गया है कि ब्लूप्रिंट नहीं रखा जा सकता है पूरी तरह से, वो ब्लूप्रिंट डेवलप होता है। दूसरी बात आपको कहना चाहते हैं, उसके बाद जब हम आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, कि WTO का मामला जो है, WTO के बहुत सारी प्रोविजंस आज खुद अमेरिका नहीं मानता है। काफी दिन तक तो अमेरिका कांग्रेस ने इसका रेटिफिकेशन नहीं किया था, और वहां प्रोविजन है कि अमेरिका, और अब जो है हालत ये हो, जिस अमेरिका ने पूरी ताकत लगाई और कॉर्पोरेट्स ने ये डंकल प्रपोजल को और फिर अंत बाद में WTO में उसको लाने का, वो खुद ही बहुत सारे प्रोविजंस को नहीं मानता है और कहता है कि इसमें से हटना है। तो हमको क्या दिक्कत है? हम जो हैं उस प्रोविजंस को से पीछे क्यों नहीं हट सकते हैं? और देखिएगा ज्यादा देर नहीं लगेगा, हफ्ते भर की बात है, हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, किसान मूवमेंट में से ये आवाज उठने लगेगी। हमको पूरा भरोसा है, क्योंकि वही है मसला। तो और दूसरी बात जो मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि जो लोग, जो पार्टियां आज इसको विरोध कर रही हैं, खास करके, और लोग तो कर ही रहे हैं, जिन लोगों ने WTO पे साइन करवाया था, चाहे उनके सेक्रेटरी ने करवाया किया हो या कोई भी कराया हो, जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। ये नहीं मनमोहन सिंह कह सकते, या उस सरकार, नरसिंह राव तो चले गए बेचारे, इन्हीं का सारा किया हुआ है। ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे सेक्रेटरी ने कर दिया, ये इनकी गवर्नमेंट थी। तो इनको साफ करना पड़ेगा कि वो गलती हुई है और रिपेंट करना चाहिए। जो पॉलिटिकल मामला आप उठा रहे हैं ना, वो समझ रहे हैं, लेकिन वो ठीक है, बहुत खुशी की बात है, उनका स्वागत है कि इसके विरोध में समर्थन कर रहे हैं किसानों का, लेकिन उनको साफ करना होगा। अदरवाइज क्या होगा? फिर धोखा हो जाएगा कि कल को पलट भी गई सरकार कल को, तो फिर पता चलेगा कि वही बाएं दाएं से लाने की कोशिश होगी, क्योंकि पूरी राजनीति पर कॉर्पोरेट्स का कब्जा हो चुका है। भारत ही नहीं, दुनिया भर के राष्ट्रीय और अंतर और देसी कॉर्पोरेट्स में, अब बड़े कॉर्पोरेट्स में देसी विदेशी का मतलब नहीं रहा। इंडियन नाम कंपनी में पूरी पूंजी लगा देते हैं वो लोग। वो क्यों मैनेजमेंट करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि गोरे लोगों से क्यों काम कराएंगे। ये जानते हैं काले लोग कमा करके दे देंगे हमको, हम टेक्नोलॉजी दे देंगे। दूसरी बात कि ये जो जिस तरह का खेती को बनाना चाहते हैं कॉर्पोरेट्स के हाथ में, वो सिस्टम खुद यूरोप और अमेरिका में फेल हो रहा है। इसको समझने की भी जरूरत है हम लोगों को, क्यों खुद फेल हो रहा है और WTO के प्रोविजन से भाग रहे हैं। ये अच्छा मौका है हिंदुस्तान के लिए कि हम, भारत की सरकार, भारत की जनता के दबाव में आकर के ये कहे कि भाई हम इसमें से विड्रॉ करेंगे। दूसरी एक बात कह के हम अपनी बात खत्म करते हैं इस दौर की, वो ये है कि क्योंकि जीवन और मरण का प्रश्न है हिंदुस्तान के लिए, या किसी भी देश के लिए, और हम देश के देश, ये देखिए ना भाई, 46 में जो अकाल पड़ा था बंगाल में, लाखों लोग मरे थे अकाल में, तो गोदाम तो भरे हुए थे हमारे हिंदुस्तान में। आज भी जो कुपोषण है, तो हिंदुस्तान में तो सरप्लस अनाज पड़ा हुआ है। 3-3 साल के लिए जो बफर स्टॉक होता है, 3 साल के बराबर का है हमारे पास,
लेकिन कुपोषण का लेवल देख लीजिए, सारा सिस्टम इनका फेल है। इसलिए वो उससे काम चलने वाला नहीं है कि परकोलेशन थ्योरी से जो ऊपर से कुछ टपका देंगे, कुछ रिलीफ दे देंगे। आप एक तरफ से लूट लेते हैं, हमारे घर से आपने 10 लाख रुपया लूट लिया और हमको 1000-2000 रुपया दे रहे हैं कि तुम भूख से मर नहीं। ऐसे नहीं चलने वाला है। पूरा सिस्टम के खिलाफ ये जाना ही जाना है, WTO के खिलाफ ये। और सरकार बाप बाप करेगी, पहले वो कहेगी कि तो हम तो प्रतिबद्ध हैं, हम क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। नहीं, आपके हाथ बंधे हुए नहीं हैं। जहां होता है वहां तो अड़ जाते हैं कॉर्पोरेट्स के समर्थन में, अमेरिका से भी अड़ जाते हैं, इंटरनेशनल इसमें भी अड़ जाते हैं। तो ये है मौका कि चूंकि खुद अमेरिका भाग रहा है और ये रद्दी के टोकरी में WTO जाने वाला है, दुनिया के बहुत सारे देश करेंगे और यूरोप अमेरिका के दो खुद भाग रहे हैं। तो ये अवसर का लाभ उठाना चाहिए भारत सरकार को भी, विपक्ष को भी और जनता को। या जहां तक सवाल है कि क्या होगा इसका, इस लड़ाई का, तो हम तो आशान्वित हैं कि ये, जैसे आप देख लीजिए 50 दिन पहले जब ये शुरू हो रहा था इस रूप में, तो इतनी दिखाई नहीं पड़ रहा था कि इतना दूर तक जाएंगे। सरकारों का ये रवैया होता है। असम मूवमेंट के समय आपने देखा होगा, बिहार आंदोलन की सरकार थकाना चाहती है जनता को, ये थकाने की कोशिश है। लेकिन जैसे फौज के लाखों सिपाही बॉर्डर पर होते हैं और पीछे की लाइन होती है, रिन्यूअल होता है, एक हफ्ता में बदल जाते हैं सिपाही, थोड़ा आराम करते हैं, रेस्ट लेते हैं। आप देखिए लाखों लोग रोज चेंज हो जा रहे हैं, नए आ जा रहे हैं और एक सप्ताह आराम करके अपना खेती बाड़ी का काम करके फिर उसी गांव से पहुंच जा रहे हैं। संख्या नहीं घटती, संख्या बढ़ती चली जा रही है चारों तरफ जो किसानों की है। ये इसलिए ये लड़ाई, अब तो जाड़ा लगभग खत्म है, अब तो 2-4-10 दिन की बात है। उसके बाद तो हमारे पास हमारा बैलेंस जो है ना किसानों का, जनता का, वो अब हमारे हाथ में पला आ गया। जब इस भयंकर जाड़े को हम लोग बर्दाश्त कर लिए, पानी को बर्दाश्त कर लिए, किसान ने बर्दाश्त कर लिया, तो अब क्या है, जब तक अगली बारिश आएगी तब तक ये लड़ाई चल सकती है। इनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो गया है। चाहे अपने मीडिया को कितना भी कंट्रोल कर लें, यहाँ पर गोदी मीडिया, लेकिन दुनिया भर में बात फैल रही, बदनामी तो हो ही रही है। गांव-गांव के बच्चे के चाय की दुकानों पर चर्चा है इसकी। सोशल मीडिया है, अब ये लोग सोशल मीडिया को भी बंद कर दे, कोशिश तो वहां भी हो ही रही है। बहुत सारे पोस्ट वगैरह को देख रहे हैं कि बंद कर देते हैं, लेकिन रास्ते निकल जाएंगे वैकल्पिक मीडिया के। अगर इसको भी बंद कर देंगे तो भी निकल जाएंगे, हमको पूरा भरोसा है। ये कोरोना का जो खेल हुआ ना, लॉकडाउन वगैरह, उसी में ये जनता के खिलाफ इन्होंने बहुत सारे काम कर दिए हैं, सब एक्सपोज हो रहा है। ये अब चलने वाला खेल नहीं है। आप देखा ना कि अपने विधानसभा क्षेत्र में ही किसानों ने क्या दुर्गति कर दी। मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर तक नहीं आ पाया वहां पे हरियाणा में, तो वो पंचायत कर रहे थे, तो वो हर जगह उखड़ने वाला है इनका खूंटा, गांव-गांव से उखड़ने वाला है। देख लीजिएगा क्या होगा। और फौज का अगर इस्तेमाल करना चाहेंगे, पारा मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो देख चुके हैं ना कि किस तरह से जब अकाल तख्त पर जब उड़ाया गया था तोप से, तो उसका नतीजा देख चुके हैं ना क्या हुआ था। ये देख चुके हैं हम लोग कि हमारी तो ये हम उनको इतना चिंता जरूर है और हम समझते हैं उस खतरे की तरफ नहीं जाएंगे। हम इशारा ही कर रहे हैं, वो मतलब ऐसा न हो कि जनता पे वो गोलियां चलाएं और जनता विद्रोह कर दे, ऐसी कोई परिस्थिति हो जाए, ये कोई नहीं चाहेगा, किसान आंदोलन भी नहीं चाहेगा। और हम समझते हैं कि इतनी बुद्धि होगी, इतनी थोड़ी बहुत बुद्धि, ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत बुद्धि होगी कि इस तरह से करेंगे तो उखड़ जाएंगे, पूरी तरह से उड़ जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। राष्ट्रभक्ति का चोला ओढ़े हुए हैं और देश की जनता को इस तरह से निर्ममता से मारेंगे जनरल डायर की तरह। तो वहां तो 1500 लोग 1800 लोग मरे थे जालियांवाला बाग में, इनको तो आप उतने लाख लोगों को मारना पड़ेगा। इसलिए उनको के लिए महंगा सौदा है अगर वो हिंसा पे उतारू हुई सरकार और उन्होंने गोलियां चलवाई, इसकी शायद हिम्मत ना करें।
और हम भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी परिस्थिति बने। लोग तो तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए, हम तो दिखाई पड़ रहा है, ये पहली बार ये जज्बा पैदा हुआ है बहुत लंबे समय बाद। हम लोग इस आंदोलन को बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, जितना व्यापक पैमाने पर अब बड़ी भागीदारी हो रही है, संभावनाओं से भरा। लेकिन भाई हमको कहीं ना कहीं लगता है कि जिस आंदोलन में जितनी गत्यात्मकता या परिवर्तन जो दिखाई देना चाहिए था, जैसे मान लीजिए बिहार आंदोलन था कि जैसे शुरू हुआ उसके तुरंत बाद हो गया कि हम अपने जनप्रतिनिधियों को घेरेंगे, उसके बाद का कदम आगे आया, इस तरह का लगातार दिख नहीं रहा है। जैसे वहां होगा ठीक है, आप वहां बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और भागीदारी थोड़ी बहुत बढ़ेगी, लेकिन लेकिन जैसा भागीदारी का आप उम्मीद कर रहे हैं कि हर राज्यों में होगा आंदोलन, झारखंड में मान लीजिए सरकार कर दी कि हम तो लागू नहीं करेंगे। इसलिए कुल मिला के जिस तरह का व्यापकता आना चाहिए इस आंदोलन में, एक क्षेत्र विशेष में एक इलाका और एक नैतिकवान आंदोलन है, इसलिए सपोर्ट सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें भागीदारी व्यापक हो पाएगी, इसलिए उसको आंदोलन के स्वरूप में बदलाव लाने की जरूरत है और उसके मांगों को में भी कुछ विस्तार देने की जरूरत है। मंथन से हम चाहेंगे संक्षेप में बात करके इस पूरी चर्चा को हम लोग खत्म करेंगे। पहले तो कि ये आंदोलन, इस आंदोलन में, किसी भी किसान आंदोलन में संभावना परिवर्तन की स्वतः है, क्योंकि उससे गांव और शहर के रिश्ते में, कृषि और उद्योग के रिश्ते में कुछ न कुछ परिवर्तन किसानों की दिशा में, किसान की ताकत के दबाव में करना पड़ेगा। दूसरा है कि ये आंदोलन अभी की स्थिति में भी अगर कुछ नतीजा नहीं निकले तब भी एक स्टेप आगे बढ़ चुका है और वो अपना सकारात्मक नतीजा दे चुका है। इससे नकारात्मक नतीजा नहीं निकलने वाला। तब भी और साथी वक्ता जिस तरीके से केवल सकारात्मक दिशा में सोचने की बात करते हैं, चैलेंज को समझना और कैसे क्या करना उस दिशा में हम समझने की जरूरत समझते हैं। और उसकी बात है कि ये आंदोलन सच है कि ये आंदोलन दिल्ली के आसपास बहुत अच्छा है, उसका हर कदम सही है और वो अपनी जितना दिन तक चले, जैसे चले, उनके समर्थन में हमको इस मुद्दे पर रहना चाहिए। लेकिन ये दिल्ली के तक सीमित है, भारत के सभी जगहों के किसान या वहाँ के जो लोकतांत्रिक लोग हैं उसके समर्थन में है, बाकी जगह किसान आंदोलन नहीं है। और इसको व्यापक बनना है तो बाकी जगहों पर किसान आंदोलन विकसित करना पड़ेगा। केवल दिल्ली की ओर, पंजाब और हरियाणा के किसान, बॉर्डर पर जो किसान हैं, उनकी ओर उम्मीद से देखते हुए हम केवल समर्थन करते रहें, ये नहीं है। हमारे सामने चुनौती है कि झारखंड में, बिहार में और बाकी जगहों पर इसी माहौल के ताप से, आंच से कैसे नया किसान आंदोलन हम विकसित करें। और वो किसान आंदोलन जो विकसित होगा तो जिससे इनकी मुद्दे को ताकत मिलेगी। जैसे कुछ मुद्दे पर ये जहां एमएसपी नहीं है, जहां बाजार समिति नहीं है, एपीएमसी नहीं है, बिहार में उसको शुरू करो। जितने फसल अभी एमएसपी के अंदर हैं उसका दायरा बढ़ाओ, खरीद की गारंटी करो, भंडारण अडानी अंबानी का क्षेत्र का नहीं होगा, गांव-गांव में भंडारण की ग्राम सभा के अंदर सहकारी व्यवस्था हो। ये जो सारे मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दों को लेकर एक कृषि आंदोलन विकसित करना पड़ेगा। साथ ही साथ किसानों के बीच में एक रचनात्मक और सांस्कृतिक आंदोलन भी विकसित करना पड़ेगा। उसका हम खास संदर्भ बता रहे हैं कि जैसे हम किसी गांव में जाते हैं जहां पत्तल की परंपरा थी, झारखंड में यहाँ पत्तल की परंपरा थी, आराम से एक दिन के अंदर पत्तल बन सकता था। उस गांव में पिकनिक होता है और गांव का आदमी लाता है प्लास्टिक का प्लेट लाता है। यानी हम अपनी जगह पर अपने पैसे से अपने आनंद के लिए जो संभव है उस पैसे को भी हम बाहर भेजते हैं। इस दिशा में इस तरह से अगर चलता रहेगा, केवल अंबानी अडानी का बहिष्कार करें और इस तरह से अपने जो वैकल्पिक रूप से अपना जो उत्पाद है उसका बाजार अपना उसके प्रति अंगीकार नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो उस दिशा में भी बढ़ना पड़ेगा। और हमारे कहना है कि बंगाल का जो एक संदर्भ है कि बंगाल के चुनाव में मान लीजिए कि भाजपा जीत गई तो उसके एक कहने से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आपका किसान का सर
उसके दूसरे दिन बंगाल में भाजपा के जीतते ही अगर दूसरे दिन किसानों का मुद्दा होने लगा कि हमारे यहाँ एमएसपी का क्षेत्र बढ़ाओ और एपीएमसी का दायरा बढ़ाओ, हमारे यहाँ जितने निजी भंडारण है उसकी जगह पर सरकारी भंडारण की व्यवस्था करो, सिंचाई की बात करो। इस पर अगर किसान आंदोलन बनने लगा तो उसमें उस संदर्भ में देखने की जरूरत है। और ये है कि सचमुच अभी के समय में किसान आंदोलन को कांग्रेस अगर सचमुच समर्थन करती है तो उसको WTO में शामिल होने की गलती माननी चाहिए, और सब जगहों से संवैधानिक रूप से पारित होने में जो गलती हुई है उस पर एक आंदोलन, इस पर अपने दलों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो और बाकी राजद हो। दुख की बात यह है कि राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे लोग जिनका अधिकार छीना जा रहा है राजनीतिक रूप से, जिनके हिस्से का, जिनको से फायदा होने वाला है, वो अभी तक सही ढंग से इसके पक्ष में नहीं है। तो उस दिशा में इसका दबाव इन दलों पर भी डालने की जरूरत है, और इसी दिशा में आपको मुख्य रूप से आगे बढ़ने का जरूरत है। यानी हमारा एक कहना मुद्दा ये है कि किसान आंदोलन हो रहा है, उसके सारे मुद्दों का समर्थन करते हुए जो अपने कार्यक्रम लेंगे उनका समर्थन करते हुए हमको अपने यहाँ छोटे स्तर से हो या जितनी ताकत हो वहां से किसान आंदोलन शुरू करने की जरूरत है। केवल दिल्ली के किसान आंदोलन के भरोसे बैठे रहें और वो बदल देंगे, इससे बातें बनने वाली नहीं है। उस चुनौती को समझने की जरूरत है, उन इशू को, उन मांगों को अपने यहाँ आंदोलन में उतारने की जरूरत है, उस पर आंदोलन बनाने की जरूरत है। और इस दिशा में काम होगा तभी उस किसान आंदोलन को भी ताकत मिलेगी, तभी वो किसान आंदोलन भी लंबा चल पाएगा। केवल समर्थन से चलने वाला नहीं। आज बातचीत बहुत अच्छी हुई। हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उपजी परिस्थितियों पर विचार किया, लेकिन हम महसूस करते हैं कि किसान आंदोलन को और व्यापक बनाने के लिए मुद्दे की सीमाओं को भी पहचानना होगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देके हम आपको इस दिशा है कि मान लीजिए 10 करोड़ आदिवासी है और आदिवासी को समाज के बारे में यहाँ सब लोग साथी जानते हैं, वो मंडी के लिए उत्पादन करता ही नहीं है, तब वो एमएसपी और मंडी वाले इस बड़े आंदोलन का हिस्सा कैसे बनेगा? एक बहुत बड़ा तबका लैंडलेस लेबर का है, वो खेती बाड़ी में उसको वाजिब हक ही नहीं मिला, अभी उचित मजदूरी नहीं मिली है, वो कैसे संवेदनात्मक लगाव इस आंदोलन के प्रति करेगा? इसलिए चूंकि जो साथी वहां एक भव्य आंदोलन चल रहा है, एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, इसलिए हम लोग एकदम सही है कि उसको हर तरह से संभावनाओं से भरा ये आंदोलन है, लेकिन हम उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, उस सीमाओं को तोड़ना और इस आंदोलन को व्यापक बनाना एक आज की सबसे बड़ी चुनौती है। हम इस बात के साथ आज की परिचर्चा को खत्म करते हैं।